हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स यात्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे सामने है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पीवाईक्यू सीरीज ऑफ 2024। इससे पहले हम 2 चैप्टर की वीडियोस डाल चुके हैं, तो आप उन्हें जाके एक बार आप चेक करिए और उन्हें देखिए और अपने कमेंट्स करिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 2024 का क्वेश्चन नंबर 1। Consider the circuit shown in figure. The potential difference between the 2 points A and B is. ये डायग्राम हमारे सामने दिया हुआ है, हमें इसमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे सामने 2 नॉन आइडेंटिकल सेल हैं। जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली। 2 नॉन आइडेंटिकल सेल हमने यूज करे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको मैं मान सकता हूँ E1, इसका EMF मान लेते हैं E2, इसका इंटरनल R1, इसका इंटरनल R2, और उसमें हमें E इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला होता है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो E इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है 2 नॉन आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल का E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें एक चीज और ध्यान रखनी है इस फॉर्मूले में आपको, कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सेल का पॉजिटिव से कनेक्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो बीच में आपको यहाँ पर प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, जो हमने यूज किया है। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता तो हम बीच में क्या यूज करते हैं? माइनस। बट फिलहाल हमारा पॉजिटिव किससे कनेक्ट है? सेल का पॉजिटिव किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हमने बीच में प्लस साइन यूज करा है। वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 12, और R1 कितना है हमारे सामने? 1, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है? 6, R2 की वैल्यू कितनी है? 0.5 अपॉन में 1 बाय R1 की वैल्यू कितनी है हमारे सामने? 1, R2 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 0.5। इस नंबर को आप सॉल्व कीजिएगा, इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। A heater coil rated as P, V is cut into 2 equal parts. 2 इक्वल पार्ट में कट किया गया है हीटर जो हमारे सामने है। सो मान लेते हैं कि हमारे सामने जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल हीटर वायर जो हमारे सामने है हैज रेजिस्टेंस R। जो ओरिजिनल हीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में कितना मान लिया? R। अब उसको कट कर दिया, तो कट करने के बाद जो रेजिस्टेंस है R डैश, वो कितना हो जाएगा? R/2। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा काटने के बाद। हमें क्या करना है कि अब इस पार्ट को हमने इस सर्किट में वापस कनेक्ट किया है, V वोल्ट से ही कनेक्ट किया गया है। आपको पावर कंज्यूम निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? P डैश बराबर V स्क्वायर अपॉन R डैश। V स्क्वायर सेम है, R डैश की वैल्यू नया वाला R/2, तो 2 का चला गया ऊपर, तो 2V स्क्वायर बाई R। ये हमारे पास क्या है? ओरिजिनल पावर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पी। तो यानी नई वाली पावर जो है, पहले काटने से पहले कितनी पावर थी? V स्क्वायर बाई R। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज करा है, जो ब्लैक लाइन से अंडरलाइन करा है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? P क्या है? ओरिजिनल पावर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? डबल आ जाएगा ओरिजिनल। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि अगर v को रिड्यूस कर दिया गया है, कहां तक? V/2 तक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VD बराबर, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, नेगेटिव साइन हटा देंगे, E टाउ बाई m। इसको लिख सकते हैं E/m, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? V/L। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल, इनटू में टाउ। तो आप यहां से देख सकते हैं कि VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल V के। अब इसको क्या कर दिया गया है? हाफ। इसको क्या कर दिया गया है? हाफ। तो अगर V हाफ कर दिया गया है, V को क्या करा गया है? हाफ करा गया है, तो VD विल ऑल्सो बिकम्स हाफ। VD विल ऑल्सो बिकम हाफ, तो हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन नंबर 4 से इसकी एक स्टूडेंट है जिसके पास 4 सेल हैं। सबका EMF कितना है? E। इंटरनल कितना है? स्मॉल r। सीरीज में लगाए गए हैं, लगा दीजिए, ये रहा। इस प्रकार से सेल नंबर 1, देन वी हैव सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, और इसने एक लास्ट बोली कि एक सेल को रॉन्गली कनेक्ट किया है। गलत। गलत यानी इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया गया है, इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। और सबका EMF कितना है? E। इंटरनल कितना है? स्मॉल r।
आपसे क्वेश्चन पूछा गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, तो ई इफेक्टिव जो हम निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये टर्मिनल हम देखेंगे पॉजिटिव है तो करंट लेफ्ट में जाएगा, ये पॉजिटिव है करंट लेफ्ट में जाएगा, ये पॉजिटिव है करंट लेफ्ट में जाएगा, ये पॉजिटिव है करंट राइट में जाएगा। तो जो लेफ्ट वाले हैं वो सबको जोड़ दीजिए, ई प्लस ई और जो राइट में उसको क्या ले लीजिए? माइनस। जो रॉन्गली कनेक्टेड है उसको क्या ले लिया? माइनस। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा? 2E। आर इफेक्टिव यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो वो हमेशा एड ऑन ही होगा, तो R प्लस R प्लस R प्लस R दैट विल बी इक्वल्स टू 4R। तो मेरा आंसर आएगा कि ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है? 2E और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 4R, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a battery supplies a current of 0.9 ampere through a resistance of 2 ohm। जब करंट इतना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, जब करंट 0.3 हो जाता है तो रेजिस्टेंस 7 ओम है। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कनेक्ट करनी है। तो इसमें कंसेप्ट लगता है ये वाला एक सेल ये रहा और ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेल का ईएमएफ मान लेते हैं ई और इंटरनल कितना है? कॉमा आर, एक्सटर्नल कितना है? कैपिटल आर। करंट बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी आर प्लस आर। इस क्वेश्चन को 2 बार यूज करते हैं, इस इक्वेशन को 2 बार यूज करेंगे। तो आई की वैल्यू पहले कितनी गई है क्वेश्चन में आप पढ़ें? 0.9। ईएमएफ पता नहीं है, इंटरनल पता नहीं है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। इक्वेशन नंबर 2 हमारे सामने बनेगी। इस बार करंट कितना है हमारे सामने? 0.3 एम्पियर। ईएमएफ नहीं पता, इंटरनल नहीं पता, बट एक्सटर्नल कितना है? 7 ओम। अब ये दो इक्वेशन आपके सामने बन गई है। इन 2 इक्वेशन को आप डिवाइड करिए या इन्हें कंपैरिजन करिए या आप जिस भी प्रकार से आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यू विल गेट योर आंसर। करके देखते हैं। तो 0.9 इंटू में आर प्लस आर इक्वल्स टू 0.3 आर प्लस 7। मैंने दोनों तरफ से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है ईएमएफ की और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और दोनों को बराबर कर दिया। अब इस नंबर को आगे मल्टीप्लाई करिए और इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के बाद जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.5 ओम। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 0.5 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आज हम थोड़ी सी छोटी छोटी कैलकुलेशन को स्किप कर रहे हैं जैसे कि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन को स्किप कर रहे हैं। आई होप आप कर लेंगे इन्हें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। इन यूनिफॉर्म स्टेट वायर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो ये मान लेते हैं वायर है हमारे सामने, इसके अंदर रेड से हम इंडिकेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये रहे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगा होगा? तो ये वाला टर्मिनल क्या होगा हमारे सामने? नेगेटिव। ये टर्मिनल क्या होगा हमारे सामने? नेगेटिव। और ये क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव अगर ये टर्मिनल होगा और इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हैं, तो यानी लेफ्ट एंड नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके क्या काम करेगा? अपोजिट काम करेगा। यानी ये कितना हो जाएगा? माइनस में एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और हम जानते हैं कि जे वेक्टर इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा ई वेक्टर। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वहीं पर जे वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी दोनों डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। दोनों ऑप्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, क्योंकि जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। एक एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी। तो लगा देते हैं दिस इज एमीटर एंड दिस इज अ वोल्ट मीटर, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी। एक बैटरी से कनेक्टेड है इस प्रकार से। Their readings are noted as A and V। इनकी रीडिंग्स क्या है? A और V है। A मतलब एम्पियर, V मतलब वोल्ट। मीटर की रीडिंग वोल्ट है। If the resistor is connected in parallel with the voltmeter, वोल्टमीटर के साथ एक रजिस्टर लगा दिया गया है गिरा। तो आपसे बोला गया है कि इनमें से क्या ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को ऐड करने से पैरेलल में आर इफेक्टिव की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो कम करता है। अगर एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, जबकि सीरीज में जो ऐड हो जाते हैं बढ़ जाते हैं। तो ई आर इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और रेजिस्टेंस कम हो गया तो एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो करंट बढ़ेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में या ऑप्शन नंबर डी में?
अब बात करते हैं वी की। अब क्योंकि वोल्ट मीटर में बोला है कि वोल्ट नेट रेजिस्टेंस घट रहा है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होती है, वी इक्वल्स टू आई आर। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होती है, वी इक्वल्स टू आई आर। जब आर इफेक्टिव की रीडिंग घटेगी तो ये भी क्या होगा, घटेगा। आर इफेक्टिव घटेगा तो वी भी क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ए बढ़ना चाहिए और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। When electron drift in a conductor, it does not mean that all the free electrons in the conductor are moving in the same direction। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे सामने कोई कंडक्टर हम बनाते हैं इस प्रकार से और हमने इसको कनेक्ट कर दिया है किसी बैटरी से, ये रहा, तो हमने नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन चल चल के इस तरफ आते हैं, इस तरह से कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और वो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। सवाल बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करे जा रहे हैं, डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, वो नहीं जा पाएंगे, तो इनमें लॉस नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ये स्टेटमेंट अभी तक करेक्ट है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपरपोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है। पहले वाले की वेलोसिटीज हम क्या मान लेते हैं, v1, दूसरे की क्या मानेंगे v2, तीसरे की क्या मानेंगे v3। तो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेरिवेशन में v2 प्लस v1 प्लस v2 इस तरह से निकालते हैं, कितना vn तक अपॉन में n, तो इनका सुपरपोज्ड ही तो होते हैं ये, इसको ही कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल क्या है, सही। बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में तो बोला था कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या लिंकअप हो रहा है। तो या तो ये बताना चाहिए था इनको कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो इसलिए नहीं जा पा रहा, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ इन्होंने। तो स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। तो वी विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज बी, यानी दोनों, इसका मतलब क्या है कि बोथ आर करेक्ट, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। यहां पे हमने एमसीक्यू के ऑप्शन हटा दिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, एडजसेंट रीजन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, यानी मेटल के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होती है हमारे सामने, पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें ये स्टेटमेंट चेक करनी है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का नाम क्या है, अल्फा। तो अल्फा जो है, जो मेटल्स के लिए होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, अल्फा की वैल्यू सेमीकंडक्टर कोई सा भी हो, पी टाइप या एन टाइप, तो उनके लिए वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। रीजन हमें दिया हुआ है द चार्ज कैरीज इन मेटल आर नेगेटिवली चार्ज, सही है। चार्ज कैरियर्स जो होते हैं मेटल्स में, मेटल यानी कंडक्टर, और कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। Whereas the majority charge carriers in p-type semiconductor are positively charged, ये भी सही है। p-type semiconductor में हम जानते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो कौन होते हैं, होल होते हैं, और होल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर, क्योंकि अल्फा का या तो फॉर्मूला लिखा होना चाहिए या उसके बारे में एक्सप्लेन करा होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ चार्ज कैरियर्स की बात करी है, रीजन में एक्सप्लेन नहीं किया। तो एक्सप्लेन नहीं किया तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बट वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने दो बैटरीज दी गई हैं, इनका ईएमएफ दिया गया है 6 वोल्ट और 3 वोल्ट, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, ये R1 है और ये R2 है। क्वेश्चन में बोला गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, और एक लाइन बोली है उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ R, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे। अगर 6 वोल्ट के पास, अगर इसके पास जो रीडिंग है वोल्ट मीटर की, अगर इसके पास जो वोल्ट मीटर लगा है, अगर उस V की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। कहां पर, अक्रॉस 6 वोल्ट। 6 वोल्ट के पास अगर इसकी जो वैल्यू है वो अगर 0 हो जाती है तो हमें कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले सर्किट में हम निकालेंगे करंट, टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट निकालने के लिए आप देखेंगे ये पॉजिटिव से करंट इस साइड डायरेक्शन में चलेगा और ये पॉजिटिव से करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, तो दोनों डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड कर दो। तो 6 + 3 ई इफेक्टिव निकालने के लिए दोनों वोल्टेज को जोड़ दीजिए। अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले का इंटरनल कितना है 0.8, दूसरे का कितना है 0.2, एक्सटर्नल कितना है कैपिटल R, कितना बन गया 9/1 + R। दिस इज माई करंट। यहां से हमें कैलकुलेट करना है किसकी, अब यहां से हमें इक्वेशन निकालनी है वोल्ट मीटर के अक्रॉस। तो V = E - IR। V की वैल्यू कितनी बोली गई है 0, EMF कितना बोला गया 6 वोल्ट, क्योंकि 6 वोल्ट के लिए 0 है ना, EMF 6 ले लिया। करंट कितना निकला है हमारे सामने 9/1 + कैपिटल R, और 6 वोल्ट का इंटरनल कितना है 0.8,
6 वोल्ट का इंटरनल कितना है 0.8। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इस साइड आ जाएगा 6 बराबर 9/1 प्लस आर इंटू में 0.8। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर आएगा उसको देखते हैं। पहले क्या कैंसिल कर लेते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 2 प्लस 2r इक्वल्स टू इट विल बी नथिंग बट 2.4। यही होगा हमारे सामने 2 प्लस 2r इक्वल्स टू कितना 2.4। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r विल बी 0.2 ओम, r विल बी 0.2 ओम। कैलकुलेट करने के बाद हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 ओम। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि हमारे सामने एक यूनिफॉर्म वायर है जिसकी लेंथ कितनी है l है, एरिया कितना है a, रेजिस्टेंस कितना है r, ये सब गिवन है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, r बराबर रो l बाई a। कैपिटल L यूज करा है तो कैपिटल L ही ले लेते हैं हम भी, ये हो जाएगा। द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड सो दैट द लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%। तो लेट मान लेते हैं ओरिजिनल कितना मान लेते हैं हम 100%, ओरिजिनल लेंथ 100%। तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी L डैश, 100% पहले से था, 25% और बढ़ा दिया तो 125%। तो 125% ऑफ L एंड इट इज नथिंग बट इक्वल टू 125/100 इंटू में L। तो L डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4L। ये नई लेंथ आ जाएगी हमारे सामने 5/4L। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। तो नया रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब उसने बोला है स्ट्रेच करा गया है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करा गया है, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा वो। तो पहले वॉल्यूम क्या हो जाएगी एरिया इंटू लेंथ, बाद में कितनी हो जाएगी a डैश l डैश। खींचने से पहले a इंटू एल, खींचने के बाद a डैश l डैश। तो a इंटू एल सेम है, a डैश की वैल्यू कितनी है, a डैश हमें निकालना है, l डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/4 इंटू एल। तो l से l कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे सामने a डैश की वैल्यू आ सकती है, कितना रहेगा 4a/5। दिस इज द न्यू एरिया। अब निकाल लेते हैं नया रेजिस्टेंस। r डैश को क्या लिखेंगे हम, रो l डैश अपॉन a डैश। रो विल बी सेम, l डैश की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 5/4L, a डैश की वैल्यू कितनी है 4a/5। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने हमें, तो ये कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने r डैश इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे सामने रो l/a एक तरफ हो गया, 5 5 25/16, 25/16। परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नया रेजिस्टेंस यानी r डैश माइनस पुराने वाला अपॉन में पुराने वाला इंटू में 100%। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा रो l/a 25/16। पहले वाला कितना था सिर्फ, माइनस में रो l/a अपॉन में पहले वाला रो l/a इंटू में 100%। तो रो l/a रो l/a रो l/a, आप देख सकते हैं टर्म जिन पे टिक कर रहा हूं मैं रेड से, तीनों कॉमन आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा 25/16 -1 इंटू 100%। एलसीएम लेके इट विल बिकम 9/16 इंटू 100%। तो कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 पे कटा 25 पे, 4 से कटा 16 पे, और तो कटेगा नहीं। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा इट विल बी नथिंग बट 56.25%। 56.25% इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12। डिफाइन द करंट डेंसिटी, इज इट स्केलर और वेक्टर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले पार्ट का आंसर देखते हैं एक बार इसमें। सो करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, करंट डेंसिटी, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ 2-3 बार रिपीट हुआ था अलग अलग सेट में इसी में, तो ध्यान से देखेंगे इसको। जे वेक्टर कहते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज द अमाउंट, जो बोर्ड की ऑफिशियल डेफिनेशन में अभी वो लिख के दिखा रहा हूं आपको, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, नॉर्मल टू द फ्लो, नॉर्मल टू द फ्लो, फ्लो किसका, करंट का, नॉर्मल टू द फ्लो। ये तो ऑफिशियल बोर्ड के आंसर की है। अब इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो जे बराबर होता है I/A। अगर आपको बना के लिखनी है तो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर। करंट अपॉन एरिया ही होता है, करंट पर यूनिट एरिया। इन्होंने लिखा ना ये चार्ज फ्लोइंग, दे हैव यूज्ड अ वर्ड, ये रहा यहाँ पे चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, इसका मतलब करंट ही हो गया। तो करंट अपॉन एरिया को क्या बोला इन्होंने, करंट डेंसिटी बोला है। कौन सी क्वांटिटी पूछी गई थी, तो आंसर इज वेक्टर।
ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या? करंट डेंसिटी है। आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करा गया है मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस। एन क्या है? नंबर डेंसिटी दी गई है इलेक्ट्रॉन्स की। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। तो हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है। अगर याद हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था ये कंसेप्ट J इक्वल टू सिग्मा ई। J इक्वल टू सिग्मा ई, तो मुझे यही साबित करना है बेसिकली, J इक्वल टू सिग्मा ई प्रूफ करना है। तो J दिया हुआ इन्होंने, L E भी दिया हुआ, तो अल्फा यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये क्या है? सिग्मा। सिग्मा का नाम क्या है? कंडक्टिविटी। ये प्रूफ करना है मुझे। और ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन को ओम्स लॉ कहते हैं, वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो मुझे J इक्वल टू सिग्मा ई प्रूफ करनी है। तो एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा। तो ये बना दिया हमने कोई कंडक्टर, इसने हिस्से का एरिया हमने क्या मान लिया है? A। और मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे सामने, ये इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा? इनके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास करंट इक्वल्स टू क्या होता है? वी ना, VE NA। ये रिलेशन ध्यान रखेंगे सारे। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। I है यहाँ पे करंट, और V जो यहाँ पे लिखा गया ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, पोटेंशियल नहीं है। ये VD होता है, D मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम इसको किस नाम से याद करते हैं? वीना, VENA के नाम से याद करते हैं। तो यहाँ पे VD की वैल्यू डाल दीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E टाउ बाय m। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया है, और बाकी सारा हमारा सेम टू सेम है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा कर सकता हूँ, A को नीचे ले आइए इधर। इट विल बिकम I अपॉन A इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ बाय m इंटू E बड़ा वाला साइड में रख दिया। I बाई A का नाम क्या होता है? J। तो इट विल बिकम J, और इसको उन्होंने अल्फा बोला हुआ है, इक्वल्स टू E वेक्टर। यही साबित करना था इनको। वेयर जहां पर अल्फा इन्होंने क्या माना हुआ है? NE स्क्वायर टाउ इंटू m। इस रिलेशन को ही क्या बोलते हैं? J इक्वल टू सिग्मा E। और अगर मैं बताऊं तो इस रिलेशन को लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने ये टर्म मानी है, इस टर्म का नाम होता है बेसिकली सिग्मा। सिग्मा नाम होता है, सिग्मा का नाम होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा का नाम क्या होता है? कंडक्टिविटी। ये इसमें पूछा नहीं है, बट हम ये आपको बता रहे हैं, इसका नाम क्या है? कंडक्टिविटी होता है। तो ये रिलेशन जो लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ये आगे ही क्वेश्चन आ जाएगा, ये इसी में ही PDF में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, इसी वीडियो में आगे यूज किया हुआ है हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन आई हुई है पेपर में तो याद करनी पड़ेगी। डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, और उसके बाद उसके ग्राफ पूछेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस, इसकी जो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, आप ऑफिशियल आंसर किस लिख रहा हूं? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए मटेरियल, ऑफर्ड बाय ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ, ऑफ यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया is called it is called resistivity, is called resistivity। सिंबल होता है इसका रो। तो ये हमने निकाली कैसे? अगर आपको निकालने का देखना है तो ये रहा फॉर्मूला, R इक्वल्स टू क्या होता है? रो L बाय A। आप इसमें L की वैल्यू 1 कर दीजिए, A की वैल्यू 1 कर दीजिए, दोनों 1 कर दीजिए। 1 करने पे R किसके बराबर बचेगा? रो के बराबर। R किसके बराबर बचेगा? रो। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है? रेजिस्टिविटी के बराबर है। कब है? जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी है? 1 मीटर, और उसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तब जो रेजिस्टेंस होगा उसको ही क्या बोला जाएगा? रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया इसने? ये बताना है कि रेजिस्टिविटी किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो पीछे हम देखेंगे, सॉरी, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी हमने पीछे निकाला था, ये रहा। इसी पिछले क्वेश्चन को देख लो, ये रहा कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है? NE स्क्वायर बाय टाउ। इसका उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी जो है 1 अपॉन ये हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी। तो ऐसे रो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सिग्मा, और सिग्मा क्या निकाला था हमने पीछे? NE स्क्वायर अपॉन टाउ। ये चला जाएगा ऊपर, तो m अपॉन क्या आ जाएगा? NE स्क्वायर इंटू टाउ। तो हमारे सामने जो रिलेशन आया है, अगर इस रिलेशन को देखें तो रिलेशन क्या आया है हमारे सामने? सो वी हैव द रिलेशन विच इज कितना? रो इक्वल्स टू, वी हैव द रिलेशन विच इज रो इक्वल्स टू m अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और यहां से हम देख सकते हैं कि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये रहा। आप देखें क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, नंबर डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? पहले पार्ट में पूछा नंबर डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, और दूसरे पार्ट में पूछा रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करने वाला है। तो आप देख सकते हैं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n।
नंबर डेंसिटी क्या क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंडली इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। दोनों के क्या है, ये रिलैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रिलेशन बताने थे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज बेस्ड ऑन योर किरचॉफ लॉ। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ के ऊपर। क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप सर्किट कॉपी में बना लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है हमसे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ब्रांचेस। 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे किस किस लाइन में करंट पूछेगा, फिर बना लेते हैं करंट। तो हमारे सामने पूछा है इसमें फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ब्रांचेस AG VF एंड CD। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसका सर्किट डायग्राम कॉपी में बनाएं, और हमें अगर आपके पास हो मेथड हो तो प्लीज आप एक बार इसमें डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करें, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। यहां से हमने बना दिया, ये है I1, मान लेते हैं ये I1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब ये भी I1 चलेगा यहाँ तक। इस पॉइंट पे आके कुछ और करंट भी आएगा, ब्लू से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने यहाँ से हमने स्टार्ट करा कितना करंट, I2 की बैटरी का पॉजिटिव है। ये जो ये लाइन है ब्लू दिखा रही है बैटरी का पॉजिटिव है, इससे करंट स्टार्ट हुआ I2, दोनों मिलके इधर चले गए हैं। इसको क्या बोलेंगे, I1 प्लस I2, और इसे I3 भी मान सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे I3 किसके बराबर है, I1 प्लस I2। तो ये कितना आ रहा है I3, यहाँ पर भी कितना आएगा I3, और यहाँ पर आके टूट गया, ऊपर I2 चला गया, और इस डायरेक्शन में वापस कितना चला गया, इधर अपना I1 चला गया। आई होप ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो हम लूप ले लेते हैं, डिफरेंट लूप, और हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एट लूप ले रहे हैं, ए डायग्राम को फॉलो करेंगे, AGFB, ए ये हमारा लूप है, AGFB। तो हम इस प्रकार चल रहे हैं, ये एरो आप फॉलो करें, इस प्रकार चल रहे हैं। दिस इज द पाथ। चलिए इसमें लगाते हैं। तो हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर हम A से B हम जा रहे हैं, A से G हम जा रहे हैं, A से, हम इस रास्ते को देखो, हम कहाँ जा रहे हैं, A से G जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब A से चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें सेल का क्या पड़ेगा, पॉजिटिव। सेल का क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव लिखते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो हम उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो उसमें क्या लिखेंगे, -3। फिर आगे G पे, अब G से हम जा रहे हैं F की तरफ, हम जाएंगे G से कहाँ, F की तरफ। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये हमारा पाथ है, G से कहाँ जाएंगे हम, F की तरफ। तो हम देख रहे हैं हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। करंट भी कहाँ जा रहा है, हम देखिए करंट ये रहा, करंट का एरो भी क्या है, G से F, और हम भी कहाँ जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लिया जाता है वो नेगेटिव लेते हैं। तो माइनस में 2 इंटू I3, V इक्वल्स टू IR। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो कितना करंट है इस लाइन में, I3, कितना रेजिस्टेंस है, 2, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जाएंगे कहाँ, F से B। तो हम जा रहे हैं ऊपर, और करंट की डायरेक्शन भी कहाँ पर है, ऊपर। तो फिर से माइनस लगा दीजिए। तो माइनस में रेजिस्टेंस कितना है इस बार, 4, इस लाइन का रेजिस्टेंस कितना है, 4, और करंट कितना है इसमें, I2। सेल क्या पड़ा था हमें, सेल का क्या पड़ा है इस बार, नेगेटिव। सेल का क्या पड़ा है, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव। उल्टा लिखते हैं, सेल का नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो जहां से हमने शुरू करा वापस वहीं पर आ चुके, नहीं अभी एक लाइन और भी रह गई है, सॉरी। अभी हम यहाँ पर पहुंच गए B पर, अब हम जाएंगे B से A। कहाँ जाएंगे, B से A। तो हम चल रहे हैं इस लूप में इधर B से A। आप देख सकते हैं रेड एरो जो ब्लू एरो है दोनों सेम डायरेक्शन में, ये रहा, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम है। तो फिर से क्या लगाएंगे हम, माइनस, करंट की डायरेक्शन में माइनस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है इस बार, I3, और रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो 2I3, और ये सारा मिला के कितना होना चाहिए, 0। ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 में से 3 चला गया तो 3, माइनस का 4I3 माइनस का 4I2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो उस साइड ले जा सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारे सामने, 3 इक्वल्स टू 4 कॉमन आ जाएगा, I2 प्लस I3। तो यहां से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, I2 प्लस I3 इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, डन। अब हम जानते हैं कि पहले से कि हमें ये पता है कि ये इक्वेशन तो पता ही है, I1 प्लस I2 बराबर किसके हैं, I3 के। ये इक्वेशन ध्यान रखना है, इस इक्वेशन का नाम 2 है। ये पुट कर दीजिए फर्स्ट में, I3 की जगह पुट कर दो, तो पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे, I3 की जगह यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे सामने फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, I1 ट्वाइस प्लस में I2 इक्वल्स टू कितना, 3/4। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ये कंप्लीट इक्वेशन बन गई है। चलिए आगे देखते हैं हम।
नेक्स्ट लेना है हमें लूप, नेक्स्ट लूप लेना है। तो अब हमें नेक्स्ट लूप लेते हैं बी एफ वाला। देखें ध्यान से, बी गिरा, बी एफ, मैं जो ब्लैक से शो कर रहा हूं आपको, डी सी बी, ये जा रहे हैं हम। तो ये लूप ले रहे हैं, इसकी डायरेक्शन हमें, इसकी हमें इक्वेशन बनानी है। तो हम जो लिख देते हैं, पहले हम जा रहे हैं कहाँ, बी से, बी एफ डी सी बी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो हम बी से एफ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बी से एफ। तो अब बी से हम जा रहे हैं नीचे, हमारा एरो इस बार कहाँ पर है, ऊपर से नीचे। हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, ये रहा ब्लैक एरो। लेकिन करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। ब्लू से देखेंगे करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो हम क्या लगाएंगे इस बार, पॉजिटिव साइन। क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन, अपोजिट है। तो क्या बन जाएगा, 4i2। सेल का हमें पड़ रहा है नेगेटिव, तो हमें सेल का पड़ रहा है पॉजिटिव, तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव। अब देखेंगे -6 गिरा, ये ब्लू जो दिखाने का गिरा, ये क्या है, पॉजिटिव। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव, तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव। डन, ये हो गया हमारे सामने। अब वापस आ रहे हैं, इस लाइन में कुछ भी नहीं है, ना कोई करंट है, ना इस लाइन में कोई रेजिस्टेंस है, ना ही कोई आपका सेल है, तो इसका कोई काम नहीं है। फिर हम जा रहे हैं डी से सी की तरफ, तो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो माइनस में लगाएंगे 2i1, सेल का नेगेटिव पड़ेगा तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, यानी प्लस का 6। और सी से बी जा रहे हैं, फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर क्या लगाएंगे, माइनस का 2i1। तो ये वैल्यू डालते हैं। तो एक था माइनस का 2i1, फिर एक था हमारे सामने प्लस का 6, और फिर माइनस का 2i1 इक्वल टू 0। मैंने आपसे पहले इसीलिए कहा था डायग्राम आप कॉपी में बना लें, क्योंकि ये स्लाइड ऊपर नीचे करनी पड़ रही है, ये लूप देखने के लिए हमें। देखें ध्यान से, ये माइनस का, ये वाला हो गया माइनस का 2i1, इधर वाला ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 6, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2i1। तो देखिए हमने ये लिखा नहीं लिखा, ये यही लिखा है। सॉल्व करते हैं इसे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4i1, 6 से 6 कैंसिल हो गया, प्लस का 4i2 इक्वल टू कितना हो गया हमारे सामने, 0। तो ये इक्वेशन आ गई। यहां से सॉल्व करेंगे तो i1 बराबर किसके आ गया, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसको। ये वैल्यू पुट कर देते हैं थर्ड में। चलिए करते हैं फटाफट। तो हम कर रहे हैं 2i1 हमने सेम रखना है, प्लस में i2 हम देख सकते हैं ये रहा। इस i2 की जगह हमने क्या रखना है, i1 ही रख देना है। तो i1 इक्वल्स टू कितना, 3/4। सॉल्व करते हैं। सो 3i1 इक्वल्स टू 3/4, तो कैंसिल हो गया। तो i1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 एम्पियर। नाउ वी हैव i1, तो हम जानते हैं कि i1 बराबर किसके था, i2, दोनों बराबर हैं, तो वो वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/4 एम्पियर। और अगर i3 निकालना है तो कितना हो जाएगा, i1 प्लस i2 ने जोड़ दीजिए, तो यानी 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे सामने, 1/2 एम्पियर आ जाएगा। तो दीज आर द आंसर्स। किरचॉफ लॉ के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन बेस्ड थे हमारे, जो इस सेट में अलग अलग सेट में आए हुए हैं, तो ये आपको करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वी हैव द केस स्टडी, तो उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप वीडियो पॉज करें, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करें, इतना बड़ा पैराग्राफ है ये। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर इसमें है फर्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन का मीनिंग पढ़ना है आपको, इनकरेक्ट पूछी है, करेक्ट नहीं पूछी है आपसे। पहला, द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन, बिल्कुल सही है। अगर ओपन सर्किट होगा तो बराबर होती है हमारे सामने, क्योंकि वो से EMF कहते हैं। और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से हमेशा क्या आता है, कम आता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट हमें गलत ढूंढनी है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, गलत है। टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, घटता नहीं है, या तो डिक्रीजेस बोला है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं वैसे आगे, द करंट इन द ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज V इक्वल टू माइनस आई, ये फॉर्मूला है, सही है। द ग्राफ बिटवीन V एंड I थ्रो इट एज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये भी सही है। ग्राफ ऐसा बनाते हैं, तो V और I, तो आप देख सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट सही हैं इसमें, तो ऑब्वियसली गलत कौन सी बची, ऑप्शन नंबर B इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर B इज रॉन्ग। सेकंड, 2 सेल दिए हैं E1 और E2, ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो आज किया था उसी के ऊपर बेस्ड है, E1 E2 R1 R2। तो हमें नहीं पता तो कैसे कनेक्ट करने हैं, तो हम तो पैरेलल में बोले, लेकिन इसने ये नहीं पता ना कि पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हम तो यही मानेंगे। जब हमें नहीं पता तो हम यही मानेंगे। R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2/0.1, 6/0.4, 1/0.1, 1/0.4। इस नंबर को आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा, अगेन हम कैलकुलेशन थोड़ी स्किप कर रहे हैं, आंसर नंबर आएगा इसका बी। आंसर नंबर कितना आएगा इसका, बी, सॉल्व करने के बाद। थर्ड पार्ट,
डिप्ड इन द सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज चार्जेस द इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारे सामने मान लीजिए दो रॉड होती है, कैथोड एक एनोड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका पोटेंशियल मान लिया V प्लस, इसका पोटेंशियल क्या मान लिया V माइनस। इस प्रकार हमने मान लिया। इसने क्या बोला है, रिलेटिव टू द इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, जब करंट ही ड्रॉ नहीं होगा तो हमारे सामने उसको क्या बोलेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दो रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ। जो ज्यादा होगा, जो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने की वजह से ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी VA प्लस V माइनस, लेकिन वो ग्रेटर देन क्या होगा 0। 0 से छोटा नहीं होगा ना 0 के बराबर होगा, 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट है इसका ए पार्ट, ये फोर्थ पार्ट का ए है, फोर्थ का ए पार्ट है, ये थर्ड है, फोर्थ का ए पार्ट है। केस स्टडी चल रही है। 5 आइडेंटिकल सेल है, ईच का ईएमएफ कितने हैं, 2 इंटरनल कितना है, ये रहा। पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में निकालो पहले 1/R इफेक्टिव निकालो, तो 1/0.1 अप टू कहां तक जाएगा 5 तक, अप टू कहां तक जाएगा 5 तक। तो 1/R इफेक्टिव कितना हो जाएगा हमारे सामने 5/0.1। इसका उल्टा कर दीजिए तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा 0.1/5। दिस इज R इफेक्टिव। डन। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R लिख लीजिए कितना 9.98 ओम। नेक्स्ट क्या बोले हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो सबका ईएमएफ 2 वोल्ट ही होगा, उसमें हम फॉर्मूला नहीं लगाने वाले। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहने वाली है, सेम। क्वेश्चन क्या पूछा था, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। करंट की वैल्यू पूछी है हमसे, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज हमारी 2 वोल्ट ही रहेगी, क्योंकि पैरेलल में है, सब सेम रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस के नाम पे एक तो ये आ गया इंटरनल वाला इफेक्टिव, ये रहा, और एक एक्सटर्नल वाला कितना है 9.98, दोनों को जोड़ दिया। I इक्वल्स टू 2 अपॉन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे सामने 0.02, 9.98। इसको सॉल्व करेंगे कितना देगा 2/10, और 2/10 आप जानते हैं कितना होता है 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है इसका और पार्ट में आता है, केस स्टडी में 5 आती है, उनमें से 4 करनी होती है, फोर्थ में और पार्ट है, उसी का ही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इन एन ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ओपन सर्किट दिया है, दिस इज ईएमएफ। ईएमएफ दिया है ये 6 वोल्ट, और इसने बोला है कि इट बिकम्स 4 वोल्ट, तो दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो फॉर्मूला होता है इंटरनल का, E/V-1 इंटू कैपिटल R। E की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 6, और V की वैल्यू कितनी है 4 माइनस में 1, और कैपिटल R जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन R बराबर क्या होता है I/V। V इक्वल्स टू IR से लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1 इंटू I की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 2, और V की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 4। सही लिखा है मैंने, V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल्स टू V/I। हमने गलत लगा दिया, इसको ठीक कर देते हैं। ये हो जाएगा V/I, यह हो जाएगा V/I। V की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 4, I की वैल्यू कितनी है 2। तो सॉल्व करने के बाद कितना रहेगा, ये तो आ गया हमारे सामने कितना, एलसीएम लेके 1/2 इंटू में 4/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, सब कुछ कट गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो कितना दिया गया है, डबल दिया गया है, यानी आर जो है वो डबल है किसका, आर नॉट का। हमने माना है आर नया वाला हो गया और आर नॉट ओरिजिनल वाला हो गया। टेक 20 डिग्री सेल्सियस एज द रेफरेंस टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज, तो अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। आपको नया टेम्परेचर फाइंड करना है, किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो आप टी नॉट की वैल्यू यानी ओरिजिनल टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, बोला भी है इस क्वेश्चन में, इसको रेफरेंस लेना है आपने, और टी टेम्परेचर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले पे 3 बार क्वेश्चन आया है 2024 में, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। आर का नाम इसमें होता है न्यू रेजिस्टेंस आफ्टर टेम्परेचर टी, आर नॉट इज माई ओरिजिनल रेजिस्टेंस, अल्फा का नाम क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी का नाम क्या है चेंज इन टेम्परेचर, यानी ओरिजिनल माइनस यानी नया जो हमने करा है और ओरिजिनल जो था उनके बीच का डिफरेंस। तो वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू हो जाएगी 2r नॉट, आर नॉट सेम है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अभी सेम रखते हैं हम,
आर नॉट से आर नॉट कट गया, क्या बचा 2 इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 इक्वल्स टू एल्फा डेल्टा टी। हमें डेल्टा टी निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एल्फा, और एल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, डेल्टा टी हमारे पास कितना आ जाएगा 250, 250 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने। डेल्टा टी क्या हो जाएगा T माइनस टी नॉट इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस, नया टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। सो टी बराबर किसके आ जाएगा 250 प्लस में, और टी नॉट हमारा कितना है, ओरिजिनल कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270 डिग्री सेल्सियस। दिस इज माय आंसर, टी इक्वल टू 270 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, तो उसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 543 केल्विन, अगर आपको केल्विन में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 says plot a graph showing the variation of current with voltage for the material gallium arsenic. GAAS का मतलब होता है gallium arsenic. And on the graph mark the region where resistance is negative and Ohm's law is obeyed. So we have a very famous graph of this question in NCERT book. तो NCERT book में text book में ही ये graph बना हुआ है. Here we have current in milliampere and here we have V in volt. So we supposed to draw the graph for gallium arsenic. तो ग्राफ कुछ बनता है इस प्रकार से, ये हमारे सामने एक ग्राफ का रीजन बनेगा, कुछ ऐसे इस प्रकार का ग्राफ एक एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको रीजन आइडेंटिफाई करनी है जहां पर आपका रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट सी लिख दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट डी लिख दीजिए। तो सी डी जो रीजन है आपका वो क्या होगा, रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, स्लोप नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका नेगेटिव। और यहाँ पर आप एक रीजन मार्क कर दीजिए, ऐसे लाइन बना सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में सेम ऐसे दिया हुआ है, ये लाइन दिखाई गई है। इतने हिस्से में आपने क्या दिखाया हुआ है, ओम्स लॉ ओबे है, ओम्स लॉ ओबेड, जहां पे इसको ओबे किया जाएगा ये वो रीजन है हमारे सामने। ओम्स लॉ ओबे का मतलब क्या है, लाइन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये रहा। तो इतने हिस्से में हमारा ओम्स लॉ क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। बस इस ग्राफ में यही बनाना था आपको। एक नंबर का ग्राफ था, एक आधा नंबर इस चीज का था रिप्रेजेंट करने का, रेजिस्टेंस नेगेटिव का, और आधा नंबर ओम्स लॉ दिखाने का था। तो ये हो गया टोटल 2 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी वेरी स्मॉल, जो कि कितनी होती है, फ्लू मिलीमीटर पर सेकंड की होती है। बट जैसी और सर्किट में जो हमारे सामने करंट है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे सामने जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर्किट जैसे ही आप बंद करते हो तो सर्किट में जो करंट है वो तुरंत एस्टेब्लिश हो जाता है, क्यों, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम जानेंगे, जैसे ही मान लीजिए हमारे सामने कोई भी सर्किट मैंने क्लोज करा, अगर कोई भी हमारे सामने सर्किट है उसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो सर्किट क्लोज करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। और ये होगा जो होगा वो बहुत जल्दी होगा, इंस्टेंटली होगा। ये ऐसा नहीं है इसको बनाने के लिए मुझे 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा। हमने सर्किट को बंद करते ही, मतलब ऑन करते ही सर्किट को, हमारे सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुरंत सेटअप हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी वायर के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर सारी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो जैसे ही मैंने सर्किट को बंद करा तो वायर में, कंडक्टर में, सब जगह पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करने चलेंगे, स्टार्ट करने लगेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करने लगेंगे, वो मूव करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन चल गए तो अब ऐसा नहीं है कि आपको ये वाला जो नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन है ये चल के आएगा और यहाँ तक घूम के वापस आएगा तब जाके करंट सेटअप होगा, नहीं। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं सर्किट में वो सारे किस में आ जाएंगे, मोशन में। और जब सारे इलेक्ट्रॉन सेटअप हो जाएंगे, तुरंत सेटअप हो जाएंगे, तो इसलिए करंट भी क्या मिल जाएगा, हमें तुरंत ही मिल जाएगा। तो अगर आंसर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, इसका पहली लाइन तो आपको ये लिखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इंस्टेंटली। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करने स्टार्ट कर जाएंगे हर एक पॉइंट पे, ऐसा नहीं है कंडक्टर के अंदर ही होंगे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन क्या करने स्टार्ट कर जाएंगे, ड्रिफ्ट करने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सर्किट में करंट तुरंत पैदा हो जाएगा और हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन चल के दूसरे एंड तक पहुंचे, हमें इस बारे में वेट नहीं करना। तो यही आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन में से क्वेश्चन यूज किया गया है, तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा गया है, V इक्वल्स टू आई आर, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ, इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, इसको एक्सप्लेन करें। तो अब इसमें 1-2 बातें तो ये लिख सकते हैं कि पहली बात, इट इज नॉट द यूनिवर्सल लॉ, नॉट यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये हर कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल्स है हमारे सामने सेमीकंडक्टर डायोड, जितनी भी हमारे सामने सेमीकंडक्टर की डायोड होती हैं, सेमीकंडक्टर की जो डायोड्स होती हैं उनके लिए ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड
नहीं है। जैसे पी एन जंक्शन डायोड है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनके लिए यूनिवर्सल लॉ वैलिड नहीं है। सबसे पहली बात तो यही आ गया कि नॉट ट्रू, यहीं पे आ गया स्टेटमेंट, यही आप बता सकते हैं। दूसरा, अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे सामने अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं वी और आई का, तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, आर। इसका स्लोप मुझे क्या देगा, आर की वैल्यू देगा। इसकी वैल्यू क्या देगा मुझे, आर की वैल्यू देगा। और ये आर की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट नहीं, ये इस ग्राफ में तो कांस्टेंट है, बट सेमीकंडक्टर डायोड में ये आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल में आती है, क्योंकि ये वेरिएबल ग्राफ बनता है और ये हर जगह पर पूरी तरह से, हर कंडक्टिंग डिवाइस के लिए पूरी तरह से अप्लाइड नहीं है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है और इसीलिए स्टेटमेंट पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। बस इसमें यही एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव, question 19 says an electric field is maintained in a wire of length L in an area of cross section A. Derive the relation between the current density and electric field. तो ये रिलेशन हम पिछली इस वीडियो में पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका फॉर्मूला होता है J = सिग्मा E। इस रिलेशन को मुझे प्रूव करना है और ये हम पीछे कर चुके हैं, तो आप उसी वीडियो में से इसको देखेंगे। इसमें पीछे जाके हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। J = सिग्मा E अगर करना है तो मैं एक बार और करा देता हूँ, फटाफट से देखिए। I = होता है वीना, VENA। V क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला E टाउ बाई एम, ई एन ए सेम। इस ए को इधर ले आइए तो आई अपॉन ए बराबर क्या बन गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और इस ई को हमने इस साइड लिख लिया। आई अपॉन ए को हम क्या कहते हैं, जे। आई अपॉन ए को क्या कहते हैं, जे। जे का नाम क्या है, करंट डेंसिटी, बराबर किसके हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इनटू में ई, और इस नंबर को क्या बोलेंगे हम, J = सिग्मा E। हमें इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना था, किस किसके बीच में, करंट डेंसिटी। J होता है करंट डेंसिटी और E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हमारा रिलेशन है और इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, व्हाट इज मीन्ड बाय द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है, और उसके बाद आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ये आपको प्रूफ करके दिखानी है। तो पहले हम सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार, क्या होती है रिलैक्सेशन टाइम। तो इट इज, ये क्या होता है हमारे सामने, जैसे कि आपने देखा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में, अगर ये कंडक्टर है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में जो टाइम लगता है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में जो टाइम लगता है, उनके बीच का जो टाइम है, उस टाइम को ही रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। और यहाँ पर एवरेज लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकरा जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज। तो डेफिनेशन सेज एवरेज टाइम, ये बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की स्टेटमेंट है। एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, आप अपनी बना के भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नीड नहीं है, आपको यही याद करनी है। कोलिजन, और एक नाम आएगा टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव इसलिए कि हमारे सामने दो लगातार इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो टाइम है उसकी हम बात करें, यानी पहला वाला तीसरे से टकरा रहे हैं, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी मौजूदगी में हो रहा है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टर्म को हम क्या यूज करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम का नाम बोलते हैं। तो दो लगातार सक्सेसिव मतलब दो लगातार इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टकराने में जो टाइम लगेगा उसका क्या नाम होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा। आगे इसने क्या पूछा है कि रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में हमें प्रूफ करके दिखाना है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो चलिए करते हैं। अगेन वीना वाले फॉर्मूले से I = होता है NEAVD, वीना। तो I = NEAV की वैल्यू डालें आप, E टाउ बाई M। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक, इसको लिख लेते हैं NE² एक तरफ कर लिया, A इधर हो गया, टाउ इधर हो गया, M इधर हो गया, क्या बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो E क्या हो जाएगा हमारे सामने, V/L, वोल्टेज अपॉन लेंथ। अब हम क्या कर सकते हैं, V, इसको हमने V निकालना है, तो V कितना हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करना सीखें, देखें इधर, ये टर्म हम उस साइड भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ml अपॉन में NE² A इंटू टाउ, और इंटू में I बच गया है साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, V = IR। इस टर्म को मैंने क्या लेट करा है, इस पूरे टर्म को क्या लेट करा है, R, वेयर R जो हमने माना है वो किसके बराबर है, वेयर R = किसके बराबर है, ML अपॉन NE² A इंटू टाउ। हमें यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू कहता है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इसका और पार्ट है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन इट।
हमें वो कंडीशन निकालनी है जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी आपको बेसिकली प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम बनाना है। पहली बात तो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से। हमारे सामने 4 रो यूज करनी है आपने पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में एक ब्रिज नेटवर्क होता है इस प्रकार से। इट कंसिस्ट ऑफ 5 रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ यूज कर दिया है। ओके, तो हियर वी गो। द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज, लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, एंड हियर वी हैव नथिंग बट G। G मतलब गैल्वेनोमीटर, और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है G। यहाँ पर क्या लगी हुई है हमारे सामने, एक पावर सप्लाई और एक लगा दी हमने की को बंद करेंगे। सर्किट में क्या फ्लो करेगा, I नाम का करंट। अब ऊपर जाके करंट स्प्लिट होगा, तो करंट को स्प्लिट करके देखते हैं। चलिए, ऊपर वाले पार्ट में करंट मान लीजिए कितना है I1, नीचे वाले में कितना हो जाएगा I2। इस पॉइंट पे करंट आके स्प्लिट होगा, तो नीचे वाले में करंट मान लीजिए IG। G मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट। ऊपर वाले में कितना करंट आ जाएगा I1 माइनस IG, क्योंकि नीचे वाले में IG चला गया तो बाकी बचा हुआ ऊपर जाएगा I1 माइनस IG। इस पॉइंट पे नीचे से कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है I2, इधर से कितना आ रहा है IG, तो इधर जोड़ के कितना जाएगा I2 प्लस IG, और जोड़ के वापस कितना मिल जाएगा मुझे I बराबर किसके होगा I1 प्लस I2। तो ये मेरा डायग्राम बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। आगे क्या पूछा था इसने, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, एक पार्ट हो गया। ऑब्टेन द कंडीशन फॉर नो करंट फ्लोस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो नो करंट फ्लोस थ्रू द गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि जब कोई ऑब्टेन द कंडीशन, वो कंडीशन निकालनी है जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब बैलेंस प्रूफ करना है। तो उसको करने के लिए आपको किरचॉफ लॉ यूज करने पड़ेंगे। तो आप लगाते हैं, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जा रहे हैं अप्लाई KVL, किरचॉफ लॉ हम यूज कर रहे हैं। लूप का नाम है हमारा, नेमिंग कर रह गया A B C D। तो लूप रहे हम A B D A, ये लूप है हमारे सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम A से B जा रहे हैं, तो जब हम A से B जाएंगे, आप डायग्राम को देखिए, हम A से B जा रहे हैं तो करंट भी ऊपर जा रहा है और हम भी ऊपर जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में। तो क्या लेंगे हम, माइनस में। रेजिस्टेंस कितना है P, करंट कितना है I1। फिर हम B पे आ गए, फिर हम जा रहे हैं B से D। डायग्राम को देखो, B से D, करंट कहाँ आ रहा है नीचे, हम भी कहाँ रहे हैं नीचे, तो करंट की डायरेक्शन में तो फिर से क्या लेंगे माइनस में। रेजिस्टेंस कितने है G, करंट कितना है IG। फिर हम आगे D पे, अब हम जा रहे हैं ऊपर, हमारा M जाएंगे ऊपर, करंट का एरो कहाँ पर है नीचे, तो हम क्या लेंगे प्लस। अपोजिट है तो क्या लेंगे प्लस। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R, तो R इंटू I2 बराबर किसके हो जाएगा 0। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मानते हैं नो डिफ्लेक्शन बोले, अगर डिफ्लेक्शन नहीं है सर्किट में, बोले ना नो डिफ्लेक्शन कंडीशन निकालनी है। अगर डिफ्लेक्शन ही नहीं है तो IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 पुट कर दो। तो माइनस में PI1 G हमारे सामने हट गया, प्लस में RI2 इक्वल्स टू कितना 0, तो PI1 बराबर किसके RI2 के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे लूप में जाने वाले हैं, तो दूसरा लूप देखेंगे आप। दूसरा लूप आपके सामने B C D B। चलिए देखेंगे ध्यान से। तो B से C जा रहे हैं हम, B से C देखो एरो, हम जा रहे हैं नीचे, करंट भी कहाँ जा रहे हैं नीचे, तो क्या लेंगे माइनस। रेजिस्टेंस का नाम क्या है Q, करंट कितना है I1 माइनस IG, तो क्या लिखेंगे Q I1 माइनस IG विद अ नेगेटिव साइन, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं, हम जाएंगे C से D। एरो कहाँ जा रहा है ऊपर, जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ ब्लू लाइन से। हम कहाँ रहे हैं ऊपर से नीचे, तो क्या लेंगे पॉजिटिव। कितना रेजिस्टेंस है S, करंट कितना है I2 प्लस IG, तो प्लस में S I2 प्लस IG। फिर करंट जा रहे हैं नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, हम जा रहे हैं D से B, तो फिर से क्या लेंगे हम, अपोजिट है प्लस। रेजिस्टेंस कितना है G, करंट कितना है IG, तो प्लस में कितना G इंटू IG बराबर सब किसके हो जाएगा 0। तो फिर से IG की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि नो डिफ्लेक्शन कंडीशन निकालनी है। तो करें सॉल्व। तो क्या बचेगा, माइनस में QI1, ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो प्लस में SI2 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बचेगा QI1 इक्वल टू SI2। इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करो ने, 1 डिवाइडेड बाई 2। आप देखेंगे I1 लेफ्ट साइड में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो इट विल बिकम PI1 अपॉन QI1 इक्वल टू RI2 अपॉन SI2। I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो किसके बराबर आ गया P अपॉन Q इक्वल टू कितना R बाई S। तो ये वो कंडीशन है जो हमें नो डिफ्लेक्शन कंडीशन पर कैलकुलेट करनी थी। दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21,
तो क्वेश्चन नंबर 21 आप देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 सेज कि हमारे सामने एक बैटरी है जिसका अननोन ईएमएफ है कितना, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसने बोला है व्हेन द की इज ओपन, अगर की ओपन है तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है, 10 वोल्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर की ओपन है, अगर की ओपन है तो जो उसका वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो ईएमएफ के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ईएमएफ के बराबर होती है, जो कि इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 10 वोल्ट, पहले पार्ट का आंसर आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, ए का आंसर आ गया, ईएमएफ कितना देगा 10 वोल्ट, क्योंकि करंट नहीं है तो दोनों बराबर होते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ था कुछ। इंटरनल रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्मॉल आर निकालना है, तो निकालते हैं। चलिए आगे क्या बोला है इसने यहाँ पे, अगर एन एमीटर रीड 0, एमीटर में कोई करंट ही नहीं है, इन द सर्किट क्लोज, अगर सर्किट क्लोज कर दिया गया तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है, 6 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट। और इसने बोला है कि करंट की रीडिंग कितनी है, अब कितनी रीडिंग है जब सर्किट बंद कर दिया, 2 एम्पियर। तो इक्वेशन होती है V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर। V की वैल्यू कितनी है 6, E अभी पता नहीं, छोड़ देते हैं। I की वैल्यू कितनी है 2, R हमें निकालना है। E हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, E हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, कितना होता है 10, 6 बराबर 10 माइनस 2R, तो -4 माइनस इक्वल्स टू, इट विल बिकम माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 2R और R इक्वल्स टू 2 ओम। तो दिस इज वेयर स्मॉल r डन। थर्ड पार्ट पूछा है इस क्वेश्चन में, आगे पूछा है थर्ड पार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो आप सिंपल इक्वेशन लगा दीजिए, I बराबर टोटल करंट किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट कितना था हमारे सर्किट में 2, करंट कितना है हमारे सामने 2, ईएमएफ कितना है 10, इंटरनल कितना निकला 2, प्लस एक्सटर्नल निकालने, तो करें मल्टीप्लाई 4 प्लस 2R इक्वल्स टू 10, 2R इक्वल्स टू 6 और R इक्वल्स टू 3 ओम। दिस इज योर आंसर। कैपिटल R की वैल्यू है 3 ओम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव 22। दो इलेक्ट्रिकल हीटर्स हमें दिए गए हैं, उनकी पावर की रेटिंग कितनी है P1 और P2, वोल्टेज कितनी दी गई है V। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कितना होता है V स्क्वायर बाय R। पहले वाले के लिए लगाएंगे तो P1 बराबर V स्क्वायर बाय R1, P2 बराबर V स्क्वायर बाय R2, राइट। तो यहाँ से R1 निकालें, अब R1 किसके बराबर आ जाएगा, R1 किसके बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1, और यहाँ से R2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे सामने V स्क्वायर अपॉन में P2, V स्क्वायर अपॉन में P2। दो रेजिस्टेंस निकल गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब कनेक्टेड इन सीरीज में लगाना है, टू वोल्टेज V नाम से लगाया गया है, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। सीरीज में लगाने की बात, तो चलिए सीरीज का फॉर्मूला देखते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला सारे जानते हैं हम लोग, R1 प्लस R2। चलिए करें, R1 की वैल्यू V स्क्वायर बाय P1 और V स्क्वायर बाय P2, तो कॉमन कितना आ गया, V स्क्वायर क्या बचेगा 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। डन। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे आपने इसमें क्या लिखा है, R बराबर V अपॉन P, R बराबर V स्क्वायर बाई P, तो इसके जगह मैं क्या लगा सकता हूँ V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर सीरीज कह सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा P स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट, या सीरीज कह सकते हैं आप इसको, V स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, सो 1 अपॉन P इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, यानी सीरीज में ये आंसर आएगा, पावर ये आएगी। एक लाइन और पूछी गई है इस क्वेश्चन में आगे, विल दे कंज्यूम द सेम पावर इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सेम होगा। अब इसने डेरिवेशन नहीं पूछा आपसे, विल दे कंज्यूम, तो आंसर इज नो, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला ही अलग होता है। तो आप इसी फॉर्मूले से सोच के आप आंसर क्या लिखेंगे, नो एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, सिर्फ यस और नो पूछा गया था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज द ग्राफिकल क्वेश्चन। तो एक बार देखते हैं, इसमें दो वायर दी गई है, डिफरेंट मटेरियल से, लेंथ का रेशियो दिया गया है L1 बाई L2 दिया गया है 1:2, R1 बाई R2 दिया गया है 2:1, रेडियस का रेशियो दिया गया है। आपसे बोला है डिफरेंट मटेरियल्स है, ठीक है, उनका IV ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो पहली बात तो ये इसका स्लोप देखेंगे आप, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, IV जो ग्राफ होता है इसका स्लोप आप ध्यान रखेंगे 1/r के बराबर होता है। VI का जो होता है वो R होता है, बट IV का ग्राफ क्या होगा 1/r के बराबर होगा। चलिए हमें R निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो सो हम यहाँ देखेंगे स्लोप D लाइन का, तो किसके बराबर हो जाएगा 1/RB, एंड अब लिखेंगे स्लोप A लाइन का 1/r, डिवाइड कर दो दोनों को, तो आप स्लोप लिख लें B का ऊपर A का नीचे
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आर ए अपॉन आर बी, डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा। अब स्लोप आपको पता है किसके बराबर होता है, 10। ए लाइन का एंगल कितना है आप देखें डायग्राम में, 30 डिग्री, 10 30, और दूसरे का कितना है, सॉरी हमें निकालना है यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमें, हम लिखेंगे आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी, बी लाइन का एंगल कितना है 45, सो 10 45, और दूसरे का एंगल कितना है 10 30, 10 45 1, 10 30 1 बाई रूट 3, तो योर आंसर विल बी रूट 3, रेशियो 1। पहला पार्ट डन। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, रेशियो पूछा गया रेजिस्टिविटी, इन्होंने सिंबल रेजिस्टिविटी का सिग्मा दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, रेजिस्टिविटी पूछा हुआ है, तो रेजिस्टिविटी का रेशियो निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, हम जानते हैं फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, दिस इज माय फॉर्मूला, तो लगा लेते हैं एक बार इसको, तो इसी के हिसाब से हम कर लेते हैं, तो यहां से लगाओ आर ए रेजिस्टेंस ऑफ ए, तो रेजिस्टिविटी ए, लेंथ ए, एरिया के लिए क्या लगा लूंगा पाई आर स्क्वायर ऑफ ए, ये सब कुछ ए के लिए लिख लिया मैंने, फिर रेजिस्टेंस बी, रेजिस्टिविटी बी, लेंथ बी, पाई आर स्क्वायर बी, इन्होंने जो सिंबल दिया है रेजिस्टिविटी का वही सिंबल यूज करने वाले हैं, और इन्होंने जो सिंबल जो यूज करे हैं वो सिंबल है सिग्मा, इन्होंने सिंबल यूज करा है सिग्मा, ध्यान रखना सिग्मा इस क्वेश्चन के मुताबिक रेजिस्टिविटी है, ध्यान रखना सिंबल्स कंफ्यूजन नहीं करने का, तो ये कितना जाएगा सिग्मा बी, डिवाइड कर दो, सो आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, पाई से पाई कट जाएगा, इनटू में एल ए अपॉन एल बी, इनटू में आर स्क्वायर बी अपॉन आर स्क्वायर ए, दिस इज द पार्ट, इनमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए हमें इससे तो पहले वैल्यू हमें निकालना है आर ए बाई आर बी, रेशियो देखो आर ए बाई आर बी कितना आता है रूट 3 रेशियो 1, सो रूट 3 रेशियो 1 ये इसकी जगह पे रखा गया है, इसकी जगह पे रखा गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेंथ का रेशियो देखते हैं, लेंथ का रेशियो था हमारे 1:2 और रेडियस का कितना है 2:1, लेंथ का कितना है 1:2, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, लेंथ इनटू में लेंथ का कितना है 1:2, रेडियस का उल्टा है, ये हमारा रेडियस का रेशियो था 2:1, लेकिन ये बी ऊपर है और ए नीचे है, तो कितना हो जाएगा 2:1 का उल्टा करना है 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो करते हैं, सो रूट 3 इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 रूट 3 रेशियो 1, 8 रूट 3 रेशियो 1, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24 सेज, हमारे सामने वही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का है, आई एम गोइंग टू गिव द फॉर्मूला और आपको ये खुद करना है। आप देखें इसमें टी नॉट की वैल्यू आप यूज करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस, आप इसे केल्विन में कन्वर्ट कर ले, नहीं तो उसी में निकाल लेना, वैसे अल्फा की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में तो रहने दीजिए, अल्फा कितना है 2 × 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस, 2 नंबर मिल गए। आप यहाँ पढ़ो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 25%, तो लेट ओरिजिनल जो है दैट विल बी 25, ओरिजिनल इज आर नॉट, ओरिजिनल इज आर नॉट, तो नया कितना हो जाएगा आर नॉट प्लस 25% ऑफ आर नॉट, 25% और बढ़ा दिया गया ना उसको, तो 125% हो जाएगा, राइट, 125% का मतलब हो गया 125/100 इंटू में आर नॉट, तो 1.25 आर नॉट, दिस इज माई आर, न्यू आर। अब आपके सामने मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से आप क्या लिखेंगे आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को क्या लिखेंगे टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, इस फॉर्मूले में आप जाइए सॉल्व करिए और यहाँ से टी की वैल्यू निकालिए, वो आएगा 1277 डिग्री सेल्सियस। अब कैलकुलेशन करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, टी बराबर 1277 डिग्री सेल्सियस। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन से डेफिनेशन है, किस चीज की डेफिनेशन है हमारे सामने, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे सामने मेटल के लिए, फिर 2 ग्राफ आगे हैं, पहले पहला पार्ट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसका हम फॉर्मूला यूज करें बराबर अल्फा, वही आ गया, अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इनटू में डेल्टा टी, इसका मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। इस बात को लैंग्वेज में लिखना है तो लिख देता हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस per unit original resistance पर डिग्री सेल्सियस। अभी डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली हमने किसके लिए लगाया है,
पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, आप ऐसे लिख दें पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ये हमने किसके लिए लगाया है, नीचे डेल्टा टी के लिए लगाया है, इज कॉल्ड अल्फा। इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, अल्फा। अपनी लैंग्वेज में बनाना है तो क्या लिखेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, खत्म। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। शो द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर का बनाना है। कॉपर जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर है, मेटल है, तो उसका ग्राफ बनाना है और उसके लिए रेजिस्टिविटी हमारी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। यूनिट लगा दीजिए ओम इंटू मीटर, टेम्परेचर के साथ केल्विन दिखा दीजिए और ये रहा वो ग्राफ। दिस इज फॉर कॉपर, यानी मेटल है, कंडक्टर है, उसके लिए मैं ग्राफ बनाना है, तुमने बना दिया। थर्ड पार्ट अगेन हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है किस पे, वही अल्फा बीटा वाई, उस पर ही आया जो हमने पढ़ा अभी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले पे आया है। तो देखें, जब रेजिस्टेंस 10 है इतना है टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इतना हो गया तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड पार्ट कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। R1 बराबर है 10 ओम और T1 कितना मान लेते हैं, पहला टेम्परेचर कितना मान लेते हैं जो हमें दिया गया है, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। R2 क्वेश्चन मार्क निकालना है और T2 जो हमारे सामने बोला है इसने, वो बोला है T2 बराबर -73 डिग्री सेल्सियस। चेक करें आप, देखो रेजिस्टेंस R1 10, टेम्परेचर T1, रेजिस्टेंस निकालना है और टेम्परेचर कितना है -73 डिग्री सेल्सियस और अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है, अल्फा दिया गया है ये रहा, तो अल्फा पुट करो। अब अल्फा बराबर 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सेम फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आप कैलकुलेशन कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका आंसर मैच होता है नहीं होता। हम 2 बार लगाने वाले हैं इसको R1 की फॉर्म में, तो हम लगा देते हैं R1 बराबर R0 इज द रूम टेम्परेचर, राइट। रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उसको R0 बोला गया है, ओरिजिनल 1 प्लस अल्फा T1 और अपॉन में R2 बराबर कितना R0 1 प्लस अल्फा T2, क्योंकि हमें ओरिजिनल नहीं पता था, बीच में से उन्होंने उठाया ना, तो हमने ये रेशियो वाला नंबर निकालना है, तो डिवाइड करो इन्हें। R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 2 टेम्परेचर है, हमने इसलिए ऐसा कर रहे हैं इस बार। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, सारी वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद R2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.83 ओम, 9.83 ओम। तो आप इसको चेक करें कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा और कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। तो V इज गिवन टू यू, बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर 5 मीटर, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए करंट हो गया है 4.25 एम्पियर। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे, तो पहले में तो लगा दो वीना, VENA, वीना में V जो है यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो I/NEA। चलिए डालें फटाफट वैल्यू। तो V बराबर करंट की वैल्यू देखें आप कितना है 4.25, N दिया है, N वेयर इज N ये रहा, N लास्ट में दिया गया, N ये रहा 8.5 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एरिया इज ऑल्सो गिवन टू यू 1.1 इंटू 10⁻6। तो एवरीथिंग इज गिवन टू यू, कैलकुलेट करेंगे और V की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी 3.1525 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। NCERT एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसमें सेम टू सेम वहां से इन्होंने कंसेप्ट यूज करा है, राइट, और एक एग्जाम्पल में भी आई थिंक। सेकंड पार्ट में पूछा गया रिलैक्सेशन टाइम पूछा गया है, पहली बार आया रिलैक्सेशन टाइम का। चलिए, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का VD E टाउ बाई एम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे इसको E/m, इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ दो V/L में, V का नाम पोटेंशियल क्योंकि दिया गया है पोटेंशियल, तो टाउ निकालेंगे कितना हो जाएगा VD इंटू M इंटू L अपॉन E इंटू V। वैल्यू डालें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली ऊपर से 3.125 इंटू 10 की पावर 4, ये ऊपर से निकला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप आई होप सबको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में लेंथ कितना था क्वेश्चन में, लेंथ इज 5 मीटर, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 and potential is given which is 1 volt. So everything is given to you, just multiply and solve the calculation. You will get 8.875 into 10⁻⁻15 second. This is your answer. यहाँ 2 होगा शायद, 8.872 into 10 की पावर -15 second. Question number 27 है, determine the current in the branches AB, AC and BC of the network shown in figure.
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया गया है और बोर्ड में इससे पहले भी कई बार आ चुका है, तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब से पहले कभी बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो उसमें करंट की डायरेक्शन दी गई थी, बट इस क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन यानी हमें जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो नहीं दिए हुए। तो अब हम मान लेते हैं, तो मानते हैं सबसे पहले कि सेंट्रल लाइन में जो करंट है उसको हमने माना है I1। तो ये करंट ए पॉइंट पे जाके दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक पॉइंट में जाएगा AB वाली लाइन में, एक जाएगा AD वाली लाइन में। ऊपर वाली लाइन का करंट मान लेते हैं हम I2 हमने कंसिडर कर लिया, तो I1 में से I2 ऊपर चला गया तो नीचे कितना बचेगा, I1 माइनस I2 बचेगा। जब ये D पॉइंट पे पहुंच जाएगा, I1 माइनस I2 D पॉइंट तक पहुंच गया। अब हम देख सकते हैं कि जो आपके सामने इसमें एक और बैटरी लगी हुई है, और वो बैटरी हमारे सामने किस पॉइंट पे लगी हुई है, E पॉइंट पे, ये F पॉइंट जो लिखा हुआ है इस पॉइंट पे हमारे सामने एक और बैटरी है, ये रही। इसमें हम करंट मान सकते हैं कितना, I3। अगर ये I3 है तो ऑब्वियसली यहां से भी कितना आएगा, I3 पहुंचेगा पॉइंट बी पे, तो ये आपके सामने अब देखो ध्यान से पॉइंट बी पे कौन कौन सा करंट है, एक तो A से आ रहे हैं, A से कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, ये रहा, और एक I3 आ रहा है, तो दोनों ऐड होके नीचे आ जाएंगे, तो ये टोटल करंट कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3। सी पॉइंट पे आके ये स्प्लिट हो जाएगा वापस, जिसमें से I1 निकल गया है, कौन सी लाइन में जा रहा है, ये रहा I1, ये I1 निकल गया, इस रास्ते चला गया I1, तो नीचे क्या बचेगा हमारे सामने, नाम लिख देता हूं मैं, I2 प्लस I3 माइनस I1, तो ये हमारे सामने बचेगा। ओके जी। अब हम इस क्वेश्चन में तीन इक्वेशन, हमारे सामने कितने अननोन वेरिएबल हैं, तीन, कौन कौन से, I1, I2, I3। क्योंकि तीन अननोन वेरिएबल हैं तो हमें तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, इसका मतलब तीन लूप लेने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले लूप स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले का नाम है A B C A। आप चाहे क्लॉकवाइज ले लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो रूल चलेगा इसमें, रूल नंबर 1 ये होगा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, करंट के अपोजिट जाएंगे तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पड़ेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो हम A से B देखते हैं, हम जा रहे हैं A से B। सो हमारा जो पाथ है वो है A से B। A से B जा रहे हैं तो करंट का एरो रेड से दिखाया हुआ है और हमारा जो पाथ है वो ब्लू से है। तो हम इस प्रकार से घूम रहे हैं, हमारी जो डायरेक्शन है चलने की वो A से B है, इस प्रकार से हम इस सर्किट में घूम रहे हैं, ऐसे लगभग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट जा रहे हैं ऊपर, हम भी जा रहे हैं ऊपर, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस में करंट कितना है, I2, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो माइनस का 4 I2। ओके जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे सामने हम B से C की तरफ आ रहे हैं, तो B से C की तरफ आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में आएंगे तो फिर से माइनस में, करंट कितना है इस बार, I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 I2 प्लस I3। नेक्स्ट वी आर गोइंग फ्रॉम C टू A, हम C से A की तरफ जा रहे हैं तो फिर से करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस में, रेजिस्टेंस कितना है 1, करंट कितना है उस लाइन में I1। सेल का नेगेटिव पड़ेगा, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये छोटा वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, तो प्लस का 10, ये सारा बराबर किसके होगा, 0 के। आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिएगा और सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे सामने, I1 प्लस में 6 I2 प्लस में 2 I3 इक्वल्स टू 10। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये हम सिंप्लीफिकेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो प्लीज आप इन्हें कीजिएगा, नहीं होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने, हम नेक्स्ट लूप लेके चल रहे हैं, लूप हमारे सामने ADCA, आप क्लॉक एंटी क्लॉक कोई भी ले सकते हैं। तो हमारा जो लूप चल रहा है वो हमने ADCA, दिस इज माई लूप। तो हम A से D जा रहे हैं, इस रास्ता में ऐसे घूम रहे हैं, इस बार हमारा पाथ कुछ ऐसे है। तो हम A से D आ रही है और करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो हम फिर से क्या लेंगे इसको माइनस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 ब्रैकेट में I1 माइनस I2। फिर हम जा रहे हैं ऊपर, हमारा पाथ है ऊपर, करंट का एरो कहाँ है, नीचे, तो हम क्या लेंगे प्लस, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना है इस लाइन में I2 प्लस I3 माइनस में I1। डन। हम जा रहे हैं C से A, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो फिर से माइनस में 1 इंटू में कितना I1। सेल का नेगेटिव पड़ेगा तो हम क्या लेंगे, प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा और ये आंसर आएगा आपके सामने सॉल्व करने के बाद, 7 I1 माइनस में 6 I2 माइनस में 2 I3 इक्वल्स टू 10। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हमें तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए, तो थर्ड लूप हमारा होगा ये साइड वाला, और लूप नंबर है B से C हम जा रहे हैं, तो हमारा जो लूप है हम इस लूप पे चलेंगे इधर ऐसे। हमारा लूप नंबर 3 में लिख देता हूं यहाँ पे B C D F, क्योंकि ये टर्मिनल F है, आपका नाम इसका F है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई में B, यहां तक आ जाएंगे हम। तो चलते कहते हैं B C D F B, तो लिख देते हैं B
सी डी एफ बी। तो आप देखें जरा बी से सी लाइन को देखें, बी से सी में हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे, करंट भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या लेंगे माइनस में। करंट कितना है I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो माइनस में 2 इंटू में कितना I2 प्लस I3, फिर माइनस में क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में ही आ रहे हैं। आप देखिए ये एरो नीचे आ रहा है, जब मैं अभी बोल्ड कर रहा हूँ ब्लू से नीचे आ रहे हैं, हम भी सी से डी नीचे आ रहे हैं, तो माइनस में लगाएंगे। I2 प्लस I3 माइनस में 1, रेजिस्टेंस कितना है 2, सो माइनस में 2 I2 प्लस I3 माइनस 1, डन। फिर हम जाएंगे डी से ई, अब डी से एफ की तरफ हम जाएंगे, तो यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। सेल का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है आपका, 5 वोल्ट पड़ रहा है नेगेटिव। कौन सा टर्मिनल है आपका, नेगेटिव टर्मिनल पड़ा है, तो नेगेटिव है तो हम क्या लेंगे प्लस का 5, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। आप इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड को, और सब सॉल्व करने के बाद आएगा 2I1 माइनस 4I2 माइनस में 4I3 इक्वल्स टू -5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। सो यहां तक करने के बाद हमें 3 इक्वेशन मिल गई हैं जो अब आपके सामने हैं। इनको ब्लैक से एक बार टिक कर देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इन्हें सिंप्लीफाई करने हैं आपने और इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप इक्वेशन नंबर को देखना स्टार्ट कर दें। तो अगर हम इक्वेशन नंबर चेक करते हैं यहाँ पर बराबर करने के लिए, इक्वेशन नंबर के मैं देखूं 1 and 2, आप ध्यान से देखेंगे 1 इक्वेशन में देखो 6I2 है प्लस का, ये माइनस का है। इक्वेशन नंबर 1 में 2I2 प्लस है और ये क्या है माइनस में, आप इन्हें ऐड कर दीजिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। तो आप करेंगे ऐड 1 and 2। जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने ये जो मैंने अंडरलाइन करे हैं ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले टर्म में ऊपर प्लस है, इधर वाले में क्या है माइनस कट जाएंगे। तो यहाँ कितना बच रहा है 1I1, क्या बचेगा 1I1 प्लस में 7I1, तो 1I1 प्लस में 7I1 ऐड करने के बाद राइट साइड भी जोड़ दीजिए। इधर कितना है 10, इधर भी कितना है 10, 10 प्लस 10 कर दीजिए। सो यू विल गेट 2I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे सामने 20, सॉरी इट विल बी 7I1 था यहाँ पर, 7I1 प्लस में 1I1, तो हमारे सामने कितना हो जाएगा टोटल, ये हमारे सामने यहाँ 7 था, यहाँ 10 था, तो इट विल बी 8I1 equals to 20, so I1 will be 20/8, that will be 5 अगर हम से 4 से कैंसिल करते हैं 2, that means 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर इज योर फर्स्ट करंट, I1 करंट आ गया है, I1 की वैल्यू 2.5 एम्पियर। अभी चेक करेंगे कौन सी लाइन में करंट है। I1 किस में माना था आपने, I1 माना है आपने AC में। आप AC निकालना था, क्या निकालना था, ये रहा AC में करंट निकालना था, जो कि कितना आ गया हमारे सामने 2.5 एम्पियर। अब बचा है AB और BC का। AB में क्या करंट है I2, AB में क्या है I2, और AC पूछा है AC हमारे सामने जिसमें I2 प्लस I3 है, तो आपको I2 निकालना पड़ेगा पहले। उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें कि ये वैल्यू जो आपने निकाली है, क्या निकाला है आपने भी 2.5 एम्पियर यानी 5/2, इसकी वैल्यू किन्हीं भी 2 इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। आप जैसे कि आप एक इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और एक इक्वेशन सेकेंड या सेकेंड को छोड़ के थर्ड ले लीजिए। तो हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं पहले। हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे सामने 1I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 10। चेक कर लेते हैं क्या यही थी फर्स्ट इक्वेशन, 1I1 6I2 2I3 इक्वल टू 10 सही है। I1 की वैल्यू डालनी कितनी है आपके सामने, यहाँ पर कितना है 5/2, सो 5/2 I1 की वैल्यू हमने डाल दी है कितना 5/2, तो सिर्फ 5/2 आएगा, प्लस में 6I2 प्लस में 2I3 इक्वल्स टू 10। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 6I2 प्लस में 2I3 इक्वल्स टू 10 माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे सामने 10 का डबल 20, 20 लेस 5 इज 15, 15/2 इज योर आंसर। यहाँ पे आ गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई है 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 15/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर यू। मतलब इसको आप इक्वेशन 3 तो मान चुके हैं, चौथी मान लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 फॉर अस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब वैल्यू थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन याद करें क्या है 2I1 माइनस 4I2 माइनस में 4I3 इक्वल टू -5। तो लिखते हैं क्या इक्वेशन है हमारी 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इक्वल्स टू -5। तो I1 की जगह पुट करेंगे तो 2 इंटू कितना पुट करना है मुझे 5/2 माइनस में 4I2 इक्वल्स टू कितना है माइनस ये हमारे सामने है माइनस का 4I3 इक्वल्स टू माइनस का 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 उस साइड चला जाएगा, तो हमारे सामने जाएगा माइनस का 4I2 माइनस का 4I3 इक्वल्स टू माइनस का 10। माइनस कॉमन लेके काट दीजिए, तो 4I2 प्लस का 4I3 इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट्स टेक आवर फिफ्थ।
तो आप फोर्थ एंड फिफ्थ को बैलेंस करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आप फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो 2i3 है, यहाँ 4i3 है, तो इसमें किसका फर्क है? 2 का। तो आप क्या करेंगे? 4 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस में क्या कर देंगे? फिफ्थ इक्वेशन कर देंगे आप। चलिए करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12i2 प्लस में 4i3 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करने पर 15/2 इंटू में 2। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? 4i2 प्लस में 4i3 इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन करने पे साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 12 में से 4 गया 8i2 और यहाँ 2 से 2 कट गया, 15 में से 10 चला गया तो बचेगा 5। तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5/8 एम्पियर। अब ये इक्वेशन आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में या इक्वेशन नंबर 5 में, तो आप इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5 में। तो जब आप इसे 5 में पुट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू निकल जाएगी i3 की। जब आपके सामने किसकी वैल्यू निकल जाएगी? i3 की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें निकालना पड़ेगा वो, क्योंकि उसके बाद ही हमें क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं, ये रहा। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या आती है हमारे सामने? 4i2 प्लस में 4i3 इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। सो 4 इंटू 5/8 प्लस में 4i3 इक्वल्स टू 10, कितने पे कैंसिल हो गया? 2 पे। तो 4i3 इक्वल्स टू 10 माइनस 5/2, तो ये कितना आ गया हमारे सामने? 4i3 इक्वल्स टू, ये 20 में से 5 चला गया 15/2 आ गया, वापस 15/2 आ जाएगा। तो अगर हम i3 निकालेंगे तो कितना रहेगा? 15/8 एम्पियर। अब हमें निकालना था करंट। तो आपने एक तो निकाल दिया, ये i2 की वैल्यू आपने निकाल दी और i2 की वैल्यू आई है आपकी 5/8, यानी AB वाली लाइन का करंट आ गया आपका 5/8 एम्पियर। अब आपको निकालना है BC का करंट क्या है? i2 प्लस i3। तो यहां पर हम जोड़ लेते हैं इसको, हमें क्या निकालना है? i2 प्लस i3। i2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 5/8। i2 की वैल्यू क्या है? 5/8 प्लस में ये कितना हमारे सामने? 15/8। सो दैट विल बी 20/8, यानी 5/2, यानी 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। दिस इज द फाइनल करंट। जो कौन सी लाइन में है? BC लाइन में जो करंट निकालना था वो कितना है आपका? 2.5 एम्पियर। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड में आया हुआ है कई बार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रिस्टल लॉ पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द करंट इन द ब्रांच BM जो लाइन है इसमें निकालना है। तो हम इसे ब्लू से डार्क कर देते हैं। इस लाइन का मुझे करंट निकालना है एज शोन इन द नेटवर्क। तो आगे इन सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो कर देते हैं पहले। तो आप ध्यान से देखेंगे ये तीन जो ये हैं, ये तीन रजिस्टेंस जो लास्ट में लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में हैं। ये तीनों किसमें है? सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2R प्लस R कितना हो जाएगा? 4R। कितना हो जाएगा? 4R। तो इस पूरे बॉक्स को सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आएगा? 4R के बराबर आएगा। अब ये जो 4R आया है आपका, ये जो 4 है, जो रेड से इंटरलाइन कर रहा हूँ, ये 4R और ये वाला जो मैं 4R दिखा रहा हूँ, ये दोनों किसमें होंगे? आपके पैरेलल में। किसमें सॉल्व होंगे? पैरेलल में। तो 4R के साथ पैरेलल में सॉल्व करेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला लिख देता हूँ, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो अगर 4R इंटू 4R करके सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2R। आप देख लीजिए कैसे कर रहे हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2R। तो अब हमारे सामने यहां तक कितना आ गया? 2R, यानी इतने नेटवर्क तक। इसकी जगह पर यहां पर मैं लगा सकता हूं रेड से मैं कितना लगा सकता हूं? 2R। बाकी का पार्ट हमने पूरा सॉल्व कर लिया और इतना हमारा कितना आंसर आ गया? यहां तक 2R आ गया। तो अब हम इसको ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं लेट्स से ब्लू पेन। तो ये 2R जो ऊपर आपको दिख रहा है और ये 2R जो दिख रहा है, ये दोनों किसमें होंगे? आपके सीरीज में। तो 2R और 2R फिर से कितना आ जाएगा? 4R। जो 4R आएगा वो इस वाले 4R के साथ फिर से किसमें होगा? पैरेलल में। जो मैं भी अंडरलाइन कर रहा है मैंने, किसके साथ होगा? पैरेलल में। तो पहले आपको ये वाला 2R, ये 2R करना पड़ेगा सीरीज में, और जो फिर इस 4R के साथ किसमें करना पड़ेगा? पैरेलल में। तो वो फिर से कितना आएगा? 2R। तो यहां तक, यानी इसकी जगह पर मैं लाइन लगा सकता हूं, दिस वी विल गेट इज 2R। यहां तक हमारे सामने सॉल्व करने के बाद वापस कितना आ गया? 2R के बराबर आ गया। तो आपको मैं दोबारा से एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। देखो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला इसको हम येलो कलर यूज करते हैं इस बार। तो ये जो 2R आपको दिखाई दे रहे हैं और ये R आपको दिख रहे हैं, ये R जो दिख रहे हैं, तीनों सीरीज में हैं। इन तीनों का जो सॉल्व आएगा वो इस 4R के साथ पैरेलल में होगा। जो आएगा वो इस 2R के साथ किसमें होगा? सीरीज में। जो आएगा 4R के साथ किसमें होगा? पैरेलल में। एंड फाइनल आंसर विल बी 2R। तो नया नेटवर्क में आपके सामने नीचे बना देता हूं। तो नया डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। ये लाइन सेम है,
यहाँ पॉइंट ए और एन था, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10E लिखा हुआ है। आगे देखें ऊपर 3R वाली लाइन सेम है, तो ये 3R पॉइंट बी तक बिल्कुल सेम है। फिर बी से नीचे आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है हमारे सामने 4R, फिर एक बैटरी लगी हुई है माइनस का 6, और ये हमारे सामने वापस क्लोज कर दिया पॉइंट एम, ये 6 वोल्ट। और यहाँ पर जो हमने नया रेजिस्टेंस निकाला है वो हमारे सामने कितने 2R। इस पॉइंट को मान लेते हैं C और H मान लेते हैं, इस पॉइंट को, ये दिया ही हुआ है में, हाँ दिया हुआ है C और H में। ठीक है जी, चलिए अब हमें करंट निकालना है BM के अंदर, तो किरचॉफ लॉ में यूज करेंगे। तो पहले करंट दिखाना पड़ेगा, मान लेते हैं इससे करंट स्टार्ट हुआ I, तो यहाँ पर भी कितना गया I, स्प्लिट हो जाएगा, बीच वाली लाइन में कितना करंट चला गया I1, और यहाँ कितना करंट चला गया हमारे सामने I माइनस I1, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा I माइनस I1, और यहाँ पर वापस कितना आ जाएगा, इधर कितना है I माइनस I1, और इधर कितना है I। दिस इज द केस। ठीक है, चलिए तो लूप ले लेते हैं पहला ABM NA, तो ये हमने लूप नंबर 1 लिया है। तो हम A से B जा रहे हैं, हम ऐसे घूमेंगे इस लूप में, इस प्रकार से घूमेंगे। हम A से B जा रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो हम क्या लेंगे नेगेटिव, क्या लेंगे नेगेटिव। तो माइनस में 3RI रेजिस्टेंस इनटू करंट कर दिया। फिर आ रहे हैं B से M करंट के डायरेक्शन में, तो फिर से माइनस लेंगे, माइनस का 4RI1। सेल का क्या पढ़ रहे हैं नेगेटिव, क्या पढ़ रहे हैं नेगेटिव, तो प्लस का 6। फिर यहां पर आ गए एन तक, फिर ऊपर जाएंगे तो फिर सेल का नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे प्लस का 10, प्लस का 10 ई के टर्म्स में, तो ई लगा लीजिए साइड में ई, और ये सारा किसके बराबर होगा 0 के बराबर, सारा किसके बराबर है 0 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब दूसरा लूप ले लीजिए, दूसरा लूप के नाम है BCHM बी। बनाई इक्वेशन, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, अपोजिट है तो पॉजिटिव। बी से सी आप डायग्राम में देखें, ना तो कोई रेजिस्टेंस है ना ही कोई सेल है, तो आप कुछ भी नहीं लेंगे इनमें से। तो अब सी से एच पे आ रहे हैं, तो हम क्या लेंगे माइनस में I माइनस I1 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 2R। फिर H से M में ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई करंट है, छोड़ दो। फिर हम ऊपर जा रहे हैं, सेल का पॉजिटिव है तो क्या लेंगे माइनस में, फिर करंट के अपोजिट है तो प्लस में 4R इंटू में I1 इक्वल टू 0। आई होप ये इक्वेशन आपको बनानी आ गई होंगी अब तक। इक्वेशन नंबर 2, अब इन इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और करंट की वैल्यू निकालनी है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करके मैं वैल्यू निकालनी है, तो चलिए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम पहले वाली इक्वेशन हम देख लेते हैं। ये जो हमें दिया हुआ है ये ई के टर्म्स में है, ये भी 6E है। ये यहाँ पर अगर ये 10E था, ए से एन के बीच में जो लगा हुआ है, दिस इज अवर 10E, तो ये 6E है एक्चुअली, ये वोल्ट नहीं है E है, तो उसको E ले लेते हैं। ये भी 6E है और यहाँ पर भी ये E है। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस में 3RI माइनस में 4RI1 इक्वल्स टू माइनस का 10E। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी। माइनस कॉमन लेके बाद में काटते रहेंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2RI माइनस माइनस प्लस, और एक ये रहा 4 और एक कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, समझिए 2RI हमने कर दिया, यहाँ पे कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना है हमारे सामने 4, 2 और कितना हो जाएगा 6, तो प्लस का 6RI1 और 6 वहां चला गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड को बैलेंस करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको, करिए। सो माइनस का 3RI माइनस का 4RI1 इक्वल्स टू माइनस का 10E माइनस का 2RI प्लस का 6RI1 इक्वल्स टू 6E। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितने से 2 से, इसको कर देते हैं 3 से। 3 2 6 बैलेंस करना चाह रहे हैं हम, करें। तो ये कितना हो जाएगा हमारे सामने, ये हो जाएगा माइनस का 6RI माइनस का 8RI1 माइनस का 20E माइनस का 6RI प्लस में 18RI1 इक्वल्स टू 18E। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो साइन बदल दीजिए, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, तो ये मर गया। 18 और 8 कितना हो गया हमारे सामने 26 माइनस में RI1 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 38E, माइनस से माइनस कट गया, हमें I1 निकालना है तो कितना हो जाएगा 38E बाई 26, काट दीजिए इसे। तो ये कटने के बाद आ जाएगा हमारे सामने 19E बाई 13R। हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें I1 ही निकालना था, बट इसमें कुछ कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस का 3I माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस,
यहाँ पे हमें मिस्टेक है, 10 + 6 16 हो जाएगा, दिस इज 16 - 16, दिस इज -16, कोई नहीं, 16 - 16, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना है हमारे सामने 32e, सो दिस इज माइनस का 32e, तो 32 18 कितना हो जाएगा हमारे सामने, दिस इज 14, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 32 और 18 कितना हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने 50e अपॉन में 26r, तो हो जाएगा 25e/13r, दिस इज माई फाइनल आंसर, यही हमें निकालना था, यही मेरा आंसर है, ठीक है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने 29, अगेन किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है क्वेश्चन सारे, तो इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, तो देखते हैं एक बार। करंट नहीं दिया हुआ, चलिए जी मान लेते हैं करंट, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन आपको स्टार्ट करनी है, तो मान लीजिए अब आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने माना है I, इसमें से कुछ हिस्सा मैंने यहाँ भेज दिया, इसका I1 है, ऊपर मैंने भेजा I - I1, यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाएगा, तो इस लाइन में तो वापस I आएगा, इधर भी I आएगा, इधर कितना जा रहा है I1 जा रहा है, I1 जा रहा है, इधर कितना जा रहा है I1 जा रहा है, चलिए लूप ले लेते हैं फटाफट। सो A B M N A, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो सबसे पहले A से B जा रहे हैं, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी यहीं जा रहा है, तो हम क्या लेंगे माइनस, तो माइनस में 5I1, फिर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, करंट कहाँ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस में रेजिस्टेंस कितना है 10, करंट कितना है I - I1, फिर आगे हम यहाँ पर M पे, M से N के जाएंगे, तो हमें सेल का क्या मिलेगा पॉजिटिव, क्या मिलेगा पॉजिटिव, हम क्या लेंगे माइनस का 5 = 0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं साथ साथ, माइनस का 5I1 प्लस का 10I माइनस का 10I1 = 5, तो ये कितना हो गया माइनस का 15I1 प्लस का 10I = 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर अस। लूप नंबर 2 का नाम ले लेते हैं ACD, ACD बड़ा वाला लूप ले सकते हैं, अगर हमें छोटे में जाना है हम छोटे में ले सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इक्वेशन हमें उसी वेरिएबल में चाहिए, तो हम सिंपल ले लेते हैं, तो A हमने लिया, इस A से हम जा रहे हैं पहले ABCDMNA, ये लूप हमने लिया, आउटर सरफेस पे हम घूमने वाले हैं, तो बना लेते हैं इक्वेशन। A से B करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, A से B करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस में 5I1, माइनस का 5I1, फिर हम जा रहे हैं B से C, हम करेंगे B से C, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे माइनस का 5I, माइनस का 5I, डन। फिर हम जा रहे हैं C से नीचे उतर रहे हैं, तो हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी यहीं जा रहे हैं, तो माइनस में जाएगा, माइनस में 20I, फिर सेल का नेगेटिव पड़ा है, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव, प्लस का 10, तो प्लस का 10, डन। फिर यहाँ पर आगे फिर हम पढ़ेंगे सेल का में क्या पड़ा पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे माइनस का 5 = किसके बराबर है सारा 0, करो सॉल्व, तो ये बन गया आपके सामने I1 तो एक ही है इसमें, माइनस का 5I1, और I हो गया 25, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, उधर जाके हो जाएगा -5, इक्वेशन नंबर 2, इनको बैलेंस करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले लिख लेते हैं 15I1 पहले वाली, प्लस में 10I = 5, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे सामने माइनस का 5I1 माइनस में 25I = -5, तो बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 5 या 15 हो जाएगा ना, -15I1 प्लस में 10I = 5, माइनस में 15I1 माइनस में 75I = -15, तो हमें करंट निकालना है इस क्वेश्चन में, दोनों अलग अलग ब्रांचेस में, तो सब प्लस साइन हो जाएंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे मुझे, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 85I, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको सामने 20, तो I बराबर हो जाएगा 20/85, इसे कैंसिल करो तो 4/17। अब इसकी इक्वेशन आप पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो वहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/17 एम्पियर, यही आपको निकालना था। पढ़ें आप क्वेश्चन, आपको निकालना है AB का करंट, AB वाली लाइन का करंट I1 है, तो I1 की वैल्यू आपकी आई है माइनस का 3/17 आई है, और BC का करंट आपने क्या माना है, BC का करंट आपका है I, और I की वैल्यू आई है 4/17, ये आपके आंसर्स हैं। किरचॉफ लॉ पे ही बेस्ड चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30, काफी लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि 30 क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन नेटवर्क कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द A and B एंड पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। तो आप बोर्ड में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। अगर आपको एक एक स्टेप भी करना है, आप एक स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, तो हम करा के दिखाते हैं आपको एक बार।
इसमें आप ये देखेंगे क्या वेट स्टोन बेस बन रहा है, क्योंकि वेट स्टोन बेस में 5 रेजिस्टेंस होते हैं। बिल्कुल बन रहा है या नहीं बन रहा है, पहले आप ये चेक करना चाहेंगे। तो अगर मैं इसको देखूंगा, ये 10 है, बी और सी वाले का जो रेजिस्टेंस है, बी और सी वाले में 10 है, ये 10 है, तो रेशियो 1 आ जाएगा। ये 10 है, ये 20 है, तो ये तो ब्रिज नहीं बनेगा, इस पार्ट में तो नहीं बनेगा। तो आप इसको एक काम करिए, यहाँ से हटा दीजिए, आगे देखते हैं। और कहीं और भी है, कहीं ऑप्शन हमारे सामने, हमें 5 रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है ना, तो ब्रिज तो कहीं भी बन सकता है। तो अभी तक तो मुझे इसमें कोई ब्रिज नहीं दिख रहा, तो चलें बारी बारी से करना स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये लाइन आप चेक करें, ये ए, हम जा रहे आर ए बी सी निकालने। ये लाइन आपके सामने ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, ये तो सारी सीरीज में ना आपका, तो ये तो सॉल्व करते हुए कितना आ गया, 20 हो। अब ये जो लाइन आएगी वो ए सी के साथ किस में जाएगी, पैरेलल में। कैसे, ए सी देखो आप ध्यान से, ए सी है, ए और एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला जो आपने निकाला, ये कितना था आपका 20, और ये भी कितना आ गया 20, तो आप निकालेंगे आर ए सी। तो 20 और 20 का पैरेलल में सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 10 ओम। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला यूज करने के बाद कितना आ जाएगा, 10 ओम। तो जो 10 ओम आ गया हमारे सामने यहां तक। अब हम सॉल्व करेंगे आर ए डी का। तो अगर नया डायग्राम बनाएंगे तो लाइन देखो कुछ ऐसे दिखेगी आपको। ये पॉइंट ए है, ये डी है, यहाँ 20 दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको कहीं पॉइंट सी दिखेगा। ये रेजिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, 10, और ये आपने ए और सी के बीच में अब ये भी निकाला 10। तो अगर आपको निकालना है किसके बीच में, अगर आपको सॉल्व करना है ए और डी के बीच में, तो ये दोनों किसमें कर दो, सीरीज में, जो आएगा उसके साथ पैरेलल में कर दो। हमको निकालना है आर ए डी, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 10 और 10, ये किसमें जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में वो 20 हो गया, वो 20 नीचे वाले 20 के साथ किसमें होगा, पैरेलल में। तो 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 10 ओम। तो हमारे सामने आर ए डी तक कितने पहुंच गए हम, 10 ओम। तो जो आएगा अगर आप देखोगे वो इसके साथ वापस किसमें होगा, सीरीज में। इस 10 के साथ किसमें होगा, सीरीज में। और जो आएगा वो इसके साथ किसमें होगा, पैरेलल में। इस 30 के साथ किसमें होगा, पैरेलल में। तो अगर मैं आर ए एम निकाल रहा हूँ, आर ए एम निकालेंगे, तो जो मैंने सर्कल किया है ब्लैक से, ये 10 हो गया, और ये जो अभी 10 आया था, 10 और 10 कितना हो गया, 20। वो 20 30 के साथ किसमें होगा, पैरेलल में। तो क्या कर लेंगे हम, 20 इंटू 30 अपॉन में 20 प्लस 30, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 12 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 12। यहां तक तो आ गया 12। अब क्या रह गया, ये 10 रह गया साइड में, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22, और फिर ये 8 रह जाएगा सीरीज में, जो लास्ट में 8 रह गए, ये 8 रह जाएगा। तो 22 और 8 कितना हो गया, 30। तो टोटल रेजिस्टेंस निकलू में, अगर आपको आर टोटल लिखना चाहें तो 12 आया था, प्लस में 10 और ऐड कर दीजिए, प्लस में 8, सब सीरीज में है, लास्ट में सब सीरीज में है, तो टोटल आ गया 30 ओम। करना क्या चाहते हैं इसमें, पहला पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट और निकालना है हमें। सेकंड पार्ट में क्या है, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो आर इक्विवेलेंट यूज कीजिए। वोल्टेज हमें टोटल कितनी दी है, डायग्राम में देखेंगे 6 वोल्ट। तो वोल्टेज कितनी है, 6 का स्क्वायर अपॉन 30, तो विल गेट 36 बाई 30, और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.2 वॉट। पावर आ जाएगी 1.2 वॉट। सो विद दैट वीडियो of this chapter current electricity CBSE 2024 is completed। अब आप प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और आप ये बताइए इस वीडियो में कमेंट करके लास्ट में कि आपको अगले कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, हम उसी के पहले बनाने वाले हैं। तो ये जरूरी नहीं है हम सीक्वेंस में ही चलें, आपको जिसकी जरूरत है आप उसे बताएं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।